हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ये बात इटली के एक गाँव की है जहाँ महामारी अचानक से ही फैल गई थी और इस कदर फैली हुई थी कि बड़ी से बड़ी दवाइयाँ भी उसके असर को कम नहीं कर पा रही थी। लोग रोज़ हर घंटे कोई ना कोई मर रहा था। ऐसी अजीब महामारी किसी ने भी नहीं देखी थी। एक सदी में आज तक कभी भी ऐसी बीमारी इस गांव में नहीं फैली थी और इस गांव में क्या, आसपास के किसी गांव ने ऐसी भयंकर बीमारी नहीं देखी थी। बीमारी के चपेट में आने के कुछ घंटे बाद ही इंसान की मौत हो जाती थी और मौत इतनी भयानक जिसे देखकर ही रूह कांप उठे। बीमारी लगते ही सबसे पहले इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता था। उस हालत में वो ना अपने आसपास वालों को पहचानता था, ना ही अपने रिश्तेदारों को, और इस हालत में वो अपने जानने वालों को नुकसान भी पहुंचा दिया करता था। बिल्कुल ऐसे पेश आता था मानो वो एक पागल इंसान हो, और उस वक्त उसे काबू करना बेहद मुश्किल होता था। फिर धीरे धीरे उसकी सेहत कमज़ोर हो जाया करती थी, दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाया करती थी और साथ ही साथ पेट में भयंकर दर्द की शिकायत होती थी। और उसके बाद इंसान शुरू करता था खून की उल्टियाँ करना, जो बेहद दर्दनाक होता था अपने आप में, इंसान के परिजनों को देखने में भी और उस पीड़ित के लिए भी जिसके साथ ये गुजर रहा होता था। और उसके बाद धीरे धीरे लकवे की अवस्था। इंसान अपने आसपास की चीज़ें देख सकता था, उस दर्द को महसूस कर सकता था, पर किसी को बयान नहीं कर सकता था। और फिर धीरे धीरे मौत के बाद चेहरा इतना विकृत हो जाया करता था कि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाया करता था। चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाया करता था और शरीर सूखकर हड्डी का ढांचा मात्र रह जाता था। ये महामारी न सिर्फ पीड़ित के लिए भयानक होती थी, बल्कि उसके परिजनों के लिए भी बेहद भयानक होती थी। ये लगभग तय ही होता था कि अगर परिवार में किसी को ये बीमारी हुई तो बाकी लोगों को भी ये बीमारी ज़रूर होगी, और लोगों के पास इससे बचने का कोई भी उपाय नहीं था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी कौन सी दवा या ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाए जिससे इस बीमारी को रोका जा सके। बीमारी इतनी तेज़ी से फैली थी कि कुछ कहने नहीं। ये बीमारी कुछ ही दिनों में लगभग आधे गांव को साफ कर चुकी थी और लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। लोगों ने हार कर वहाँ के लोकल चर्च की शरण ली और उसके बाद उनसे पूछा कि आखिर इस मुसीबत को कैसे टाला जाए। इस मुसीबत का सामना हम अभी इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि गांव के हालात बहुत बेकार हो चुके थे। चर्च के पादरी पियद्रो ओकावा ने कहा, मैंने हर संभव प्रयास करके देख लिए हैं, पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हाँ, पर मैं इतना ज़रूर जान गया हूँ कि हमारे गांव को किसी ने शाप दिया है, किसी शक्तिशाली आत्मा का शाप लगा है हमारे गांव को, और उसकी वजह से ही ये महामारी फैली है, जो फैलती ही जा रही है। जब तक हम उस आत्मा को ढूंढ नहीं लेते, उससे माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक इस बीमारी को रोकना बड़ा मुश्किल है। मैंने शहर के पादरी को एक चिट्ठी लिख दी है और कुछ ही दिन बाद वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद हम सही निर्णय ले पाएंगे कि हमें आखिर क्या करना चाहिए और कैसे पता लगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है फादर, जैसा आप कहते हैं, हम कुछ दिन इंतज़ार कर लेंगे, पर पता नहीं हमारा गांव और कितने दिन तक बचेगा। यहाँ के आधे लोग तो वैसे भी ख़त्म हो चुके हैं। चिंता मत करो, कुछ ही दिन में कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा दोस्त। जी फादर, हम यही उम्मीद कर रहे हैं। फादर के कहे अनुसार शहर से कुछ ही दिन बाद एक पादरी गांव आ गया और उसके बाद उसने फादर से बात की। ओह, गुड मॉर्निंग फादर, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था कब से। हमारा गांव बहुत मुसीबत में है। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बुरी हालत है। लोग अपने ही रिश्तेदारों को जलाना नहीं चाहते, उन्हें दफनाना नहीं चाहते, और आधा गांव तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जैसे बहुत खाली हो चुका है ये गांव। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। हाँ हाँ, जानता हूँ, पर
मुझे लगा कि शायद मैं इसे काबू कर सकता हूँ, पर हालात मेरे काबू से बहुत ऊपर है। हाँ, मैं समझता हूँ। जैसा कि आपने मुझे चिट्ठी में लिखा था कि आपके शहर पर किसी आत्मा ने शाप दिया है या फिर ऐसा ही कुछ। मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, पर मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन कर सकता है। ये पता लगाने का एक एक तरीका है मेरे पास। कल ही मेरे चर्च से दो पादरी यहाँ और आ रहे हैं, और उसके बाद हम एक विधि को अंजाम देंगे। उस विधि में हम चारों और कोई एक लोकल इंसान यहाँ का जो आपके चर्च के लिए काम करता हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो नेक दिल हो। आप तो यहाँ रहते हैं, आप इससे किसी इंसान को जानते होंगे, उसे बुलवा लीजिएगा। और रात के वक्त फिर हम एक विधि करेंगे जिसमें हम उस आत्मा का आवाहन करेंगे जिसने भी यहाँ लोगों को शाप दिया है। क्या आप तैयार हैं? हाँ, ज़रूर। वैसे फादर, मुझे थोड़ा अंदाज़ा तो है कि हमारे गांव ने किसने किसने शाप दिया हो। इस बात का मुझे थोड़ा अंदाज़ा तो है। तो बताइए, किसने ऐसा किया होगा? हम फिर उसी की आत्मा को बुलाएंगे, वक्त कम हो जाएगा। अब थोड़े दिन पहले ही इस गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम था फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस, हाँ। फ्रैंक एक अच्छा इंसान था। वो एक चरवाहा था और उसका एक छोटा सा परिवार भी था। पर पिछले दिनों उसे कुछ हो गया था। क्या हो गया था उसे? गांव के लोगों ने शक जाहिर किया था कि वो शायद एक वैम्पायर है, एक रक्त पिशाच। पर गांव वालों को ऐसा क्यों लगता था? ऐसा इसलिए कि पिछले दिनों इस गांव के चरवाहों के कुछ जानवर अजीब हालत में मारे पाए गए, और एक दो बच्चे भी गायब हुए इस गांव से। ओके, तो ऐसे क्या अजीब हालत है फादर जिसमें उनके जानवर मरे हुए पाए हुए? उनके जानवरों के शरीर पर, उनके सीने पर दो गोल छेद नज़र आते थे, और वो जब मरे हुए होते थे उनके शरीर का सारा खून गायब होता था। और एक वक्त में एक दो नहीं, बल्कि उनके पाले हुए लगभग सभी जानवर एक साथ मर जाते थे। ऐसा 2-3 चरवाहों के साथ हुआ। ओह, ये तो वाकई में भयानक है। हाँ, और इसका कोई ठोस कारण, कोई ठोस वजह नज़र नहीं आती। कोई भी इंसान ऐसा कर सकता हो, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, पर फिर भी फ्रैंक ही क्यों? उसमें आखिर ऐसा क्या था कि आप लोगों को लगा कि वही होगा? फ्रैंक, असल में फ्रैंक पिछले दिनों अपने घर से बहुत कम निकल रहा था। उसके जानवरों को घुमाने भी उसका छोटा बेटा ले जाया करता था। अच्छा जी। और जब हमने उससे इस बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसे एक अजीब बीमारी हो गई है कि जब भी वो धूप में जाता है तो उसका शरीर बेहद बुरी तरह से जलने लगता है और शरीर पर छाले हो जाते हैं। हाँ, ये तो वाकई में भयानक बात है। इसके अलावा इसके अलावा उसने कहा कि फ्रैंक आजकल अजीब हालत में रहता है। ऐसा लगता है कि वो किसी को ध्यान नहीं दे रहा, किसी की बातें सुन नहीं रहा है। बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है फ्रैंक, और साथ ही साथ जब भी वो धूप में जाता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मैं खुद उससे मिलने गया था। मैं उसके कमरे में गया। वो अपने कमरे में पूरी तरह अंधेरा करके एक कंबल ओढ़कर लेटा हुआ था। मैंने बातों बातों में उसके हाथ पर मेरा चांदी का क्रॉस रख दिया, जिससे वो बुरी तरह तिलमिला गया और उसका शरीर पर उस जगह पर एक घाव हो गया जहाँ पर मैंने वो क्रॉस रखा था। ये सभी बातें बस एक ही और इशारा कर रही थी फादर। ओह आई सी। आप डॉक्टर पिएत्रो, आप किसी ज़माने में डॉक्टर होते थे, है ना? हाँ, पर अब नहीं। मुझे अपने इस काम से ज़्यादा लगाव है।
ठीक है, जैसा आपने मुझे बताया है तो हो सकता है कि हमें कल तक इंतज़ार करना ना पड़े। इस काम के लिए अब काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब मुझे अपने 2 साथियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि आपने ये आइडेंटिफ़ाई कर दिया है कि वो आत्मा कौन थी, तो आप ऐसा कीजिए कि आप आपके ही चर्च के कुछ लोगों को बुला लीजिए, जो भी आपके साथ के पोप हो या प्रीस्ट हो, उन्हें बुलाइए। साथ में जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस गांव का कोई एक आम सा इंसान, और उसके बाद हम एक विधि करेंगे। जी हाँ, जैसा आप कहें फादर। धीरे धीरे शाम ढल गई थी। गांव की हालत इतनी बुरी थी कि ये किसी मनहूस सपने जैसा नज़र आता था। हर तरफ खून ही खून और लोगों की लाशें बिखरी हुई। कोई अपने परिजनों को ही उठाने को तैयार नहीं था। डर था कि ये बीमारी उन्हें भी ना हो जाए। आधा गांव लगभग साफ हो गया था। हर तरफ जहाँ देखे वहाँ लोगों की लाशें जलाई जा रही थी। यहाँ तक कि नदी के किनारे भी लोगों की लाशें तैर रही थी। हालात बेहद बुरे हो गए थे और इस हालात से पार पाने का एक ही तरीका था। फादर पिएद्रो और उनके शहर से आए हुए दोस्त और साथ ही साथ उनके चर्च के ही बाकी प्रीस्ट, सब ने मिलकर उस विधि को अंजाम देना शुरू किया। गांव के एक पुराने और खाली जंगल नुमा जगह पर 4 कुर्सियां लगाई गई, एक घेरे में। उस कुर्सियों के बीच में पवित्र अग्नि जलाई गई और साथ ही साथ एक टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रखा गया, जिनमें उन सभी की सारी बातें रिकॉर्ड हो सकें। फिर उसके बाद सभी पादरियों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और उसके बाद उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। वो इंसान जिसके बारे में फादरी ने कहा था कि वो इस गांव का एक आम सा बाशिंदा होना चाहिए, उसे भी यहाँ लाया गया था, पर उसे पादरियों के घेरे से थोड़ा अलग एक किनारे पर हाथ पैर कस के बांध कर बैठाया गया था। पादरियों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया था कि तभी उनसे अलग थलग बैठे इंसान के शरीर में कुछ हलचल मचने लगी। फ्रैंक मॉरिस, अगर तुम यहाँ हो तो हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। हमें अपने बारे में बताओ। यहाँ आओ, हमसे बात करो। फ्रैंक मॉरिस, अगर तुम हमें सुन सकते हो तो हमसे बात करो, हमसे संपर्क करो। इन्हीं सारी बातों को लगातार दोहरा रहे थे और इतने में उनसे अलग थलग बैठे हुए उस इंसान के शरीर में कुछ हरकत हुई। हालांकि उसे यहाँ पर लाने के बाद बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया था। वो बेहोशी की हालत में था और फिर भी उस वक्त वो अचानक ही होश में आ गया और होश में आने के बाद उसने लगातार बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं ही हूँ फ्रैंक मॉरिस। तो तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुला ही लिया। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? जब मैं जिंदा था तब तुम लोगों के लिए शैतान था, शापित था। हाँ, अब आखिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है तुम लोगों ने? शांत हो जाओ मॉरिस, शांत हो जाओ। हम बस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कौन से सवाल? मॉरिस, बस चंद सवालात हैं जो मुझे तुमसे पूछने हैं। मुझे बताओ, गांव में ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या इसके ज़िम्मेदार तुम हो? नहीं, मैं नहीं हूँ इस सब का ज़िम्मेदार। मैं कभी नहीं था। बस तुम लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती इन चीज़ों का ज़िम्मेदार बना दिया और मुझे मार डाला। मॉरिस, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और मुझे ठीक से बताना शुरू करो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहते हुए उन्होंने फादर पिएद्रो की तरफ कुछ घूर कर देखा और फादर पिएद्रो उनके नज़रों को देखकर कुछ डर गए और उन्होंने सर झुका लिया। और उधर मॉरिस लगातार बोलता जा रहा था, मैं अपने परिवार के साथ सुख चैन से रह रहा था। मैंने इन लोगों से कुछ नहीं मांगा था। मैंने गांव के किसी भी इंसान से कुछ नहीं मांगा था। कभी कोई मदद नहीं, कभी कोई सलाह नहीं, पर इन लोगों को मुझसे पता नहीं क्या तकलीफ़ थी। इन लोगों ने मुझे मार डाला, बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे बात किए, अचानक ही। और उसके बाद मुझे ले जाकर दफन कर दिया। इन सभी ने मुझे मारा।
ये सभी है मेरी मौत के जिम्मेदार। तुम्हारी मौत कैसे हुई मॉरिस? इन सभी के हाथों, इन सभी ने मुझे बांध कर रखा और दम घुटने तक इन्होंने मुझे फांसी पर लटकाए रखा। और उसके बाद इन्होंने ले जाकर मुझे ज़मीन में दफन कर दिया, रस्सियों से बांध कर। मुझे मेरे परिवार से मिलने भी नहीं दिया गया, मुझे कुछ कहने भी नहीं दिया गया। अब आगे क्या हुआ मॉरिस? जब इन लोगों ने मुझे फांसी से नीचे उतारा, उस वक्त तक मैं ज़िंदा था। इन लोगों ने ठीक से नहीं देखा, पर मेरी धड़कनें चल रही थी और इन लोगों ने मुझे ज़िंदा ही उस लकड़ी के कॉफिन में बंद कर दिया और उसके बाद ले जाकर एक गहरे गड्ढे में दफन कर दिया। मैं बाहर आने की बहुत कोशिश करता रहा। मैंने कई बार अपने कफिन को ठोका, खटखटाया, चिल्लाने की कोशिश की, पर इनमें से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। और तुमने नाराज़ होकर इन गांव वालों को शाप दे दिया। मैं ठीक कह रहा हूँ मॉरिस? नहीं, मैंने किसी को कोई शाप नहीं दिया। मैंने किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। सिर्फ तुम लोग हो जो लोगों को डराकर उन्हें बेवकूफ़ बनाते हो। शांत हो जाओ मॉरिस। हम बस जानना चाहते हैं कि गांव में फैली हुई ये महामारी आखिर क्यों हो रही है। इसका जवाब भी तुम्हारे पादरीज के पास ही होगा। इन सभी में से किसी ने ये सब कुछ किया होगा। शांत हो जाओ मॉरिस। मुझे बहुत बहुत अफसोस है जो भी तुम्हारे साथ हुआ, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे परिवार को इस बारे में ज़रूर पता चलेगा कि तुम कितने नेक दिल थे, और तुम्हारे परिवार की मैं पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा मॉरिस। बस मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर गांव में ये जो सब कुछ हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी कहानी का पहला भाग। मेरी कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा को। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।